आदाब। मुल्क की बात में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं रिजवान खान। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया अब तक का सबसे बड़ा हमला। 200 से जायद मिसाइलों से इजराइल पर की बारिश। 10 महीने बाद बेगुनाह निकला बच्चों को पढ़ाने वाला मदरसे का टीचर। बीते साल तस्करी के मामले में हुए थे गिरफ्तार। फिल्म हमारे 12 को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। हाई कोर्ट में मामले के निपटारे तक फिल्म नहीं हो सकती रिलीज। शरद पवार का चौंकाने वाला दावा, बोले महाराष्ट्र में 4 महीनों में कर दूंगा हुकूमत की तब्दीली। अजीत पवार का बड़ा बयान, कहा मुसलमानों को तालीम में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सदर जमहूरिया मुर्मू ने खारिज की माफी की अर्जी। अब फांसी पर लटकेगा लश्कर तैयबा का आतंकी। पीएम मोदी इटली के लिए रवाना। G7 सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। मोदी कैबिनेट में 28 वजीर निकले दागी। एडीआर की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। नीट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 1563 तलबा को फिर देना होगा एग्जाम। लेबनानी मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह ने गुज़िश्ता रोज इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करके उसे दिन में तारे दिखा दिए हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेटों की बारिश अपने सीनियर कमांडर की मौत के बदले में की है। आपको बता दें, इजरायली फौजी ठिकानों को निशाने पर लेते हुए हिजबुल्लाह की 200 से जायद रॉकेटों की बारिश से इजराइल बुरी तरह थर्रा गया है और ये हिजबुल्लाह की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा हमला है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास इजराइल के बीच शुरू हुई जंग के आगाज के बाद से ही हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान कशीदगी का दौर जारी है। हालांकि ये दुश्मनी सालों पुरानी है, लेकिन इजराइल ने जब से गजा पर अपनी जालिमाना कार्रवाई को रवानगी दी है, तब से हिजबुल्लाह के हमलों में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर हुआ यह हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला है, जिससे इजराइल थर्रा गया है। आपको बता दें कि लेबनान के टायर शहर के पास इजराइल ने अपने हवाई हमले में हिजबुल्लाह की नस्र यूनिट के कमांडर तालेब समी अब्दुल्ला और उनके 3 दीगर साथियों को हलाक कर दिया था, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने बुध को कमांडर तालेब समी अब्दुल्ला के कत्ल का बदला लेने के लिए लेबनान इजराइल सरहद पर अपने हमले तेज करने की कसम खाई और फिर हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल में बड़े पैमाने पर रॉकेट की बारिश शुरू कर दी। बता दें कि बुधवार सुबह पूरे नॉर्थ इजराइल में हवाई हमलों के सायरन बजाए गए और इजरायली फौज ने कहा कि साउथ लेबनान से तकरीबन 215 रॉकेट दागे गए। ताज़ा तरीन लड़ाई शुरू होने के बाद से ये इजराइल पर हिजबुल्लाह के सबसे बड़े हमलों में से एक हमला बताया जा रहा है। इस हमले की वजह से नॉर्थ इजराइल के गैलीली में काफी बड़ी आग लग गई है, जिसकी वजह से इजरायली फौज को काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल अब चारों खाने चीत हो चुका है और सिर्फ हवा में हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमास, हिजबुल्लाह और दीगर प्रॉक्सी फाइटर्स ने इजराइल को बुरी तरह से धूल चटा दी है। इजराइल के पास अब हथियार डालने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। आपके कपड़ों पर लगा दाग हट भी जाए तो भी उसके निशान बाकी रह जाते हैं। लोग अब हमें शक की नज़र से देखते हैं। ये बात 35 साल के मोहम्मद अंजार आलम ने कही है। अंजार आलम उन 5 मदरसा असातिज़ा में से एक हैं जिन्हें 30 मई 2023 को बिहार से महाराष्ट्र में 59 बच्चों की तस्करी के इल्ज़ाम में गलती से गिरफ्तार कर लिया गया था। गलती से गिरफ्तार किए जाने की बात रियासती रेलवे पुलिस ने खुद अपने बयान में कही है। ये सभी टीचर्स दानापुर पुणे एक्सप्रेस में सवार थे, तभी उन्हें मजदूर बच्चों की सप्लाई के शक में महाराष्ट्र के मनमाड़ और भुसावल रेलवे स्टेशनों पर रियासती रेलवे पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। एक गलतफहमी की कीमत क्या हो सकती है? इस सवाल का जवाब हम 35 साल से मोहम्मद अंजार आलम की जिंदगी से ले सकते हैं, जिन्हें एक ऐसे जुर्म के लिए जेल जाना पड़ा था जो किया ही नहीं गया था। अब उनका खानदान इख्तिसादी तंगी से जूझ रहा है और आलम अपने ऊपर लगे बेबुनियाद दाग से फिक्र में रहते हैं। रियासती रेलवे पुलिस अफसरान ने मई 2024 में कहा कि 5 मदरसों के टीचर्स के खिलाफ मामला इस साल मार्च में बंद कर दिया गया था। जांच में ये पाया गया कि उन पर FIR गलतफहमी की वजह से हुई थी। मनमाड़ GRP के इंस्पेक्टर शरद जोगदंड ने कहा कि हमने पाया कि बच्चों की तस्करी जैसा कोई मामला नहीं था और अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी गई थी। टीचर अंजार आलम का दावा है कि उन्होंने 3 महीने जेल में बिताए, जबकि उनके साथी टीचर्स सद्दाम हुसैन सिद्दीकी, नोमान आलम सिद्दीकी, एजाज जियाबुल सिद्दीकी और मोहम्मद शाहनवाज हारून ने 12 दिन पुलिस हिरासत में और 16 दिन नासिक जेल में बिताए हैं। लगातार तनाज़े में घिरी अनु कपूर स्टारर फिल्म हमारे 12 को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जरिए मामले के निपटारे तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है। आपको बता दें, आज सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने कहा कि जब तक हाई कोर्ट मामले का निपटारा नहीं कर देता है, तब तक फिल्म की रिलीज पर रोक रहेगी। बता दें, हमारे 12 पर आरोप है कि ये फिल्म न सिर्फ इस्लामी जज्बात का मजाक उड़ाती है, बल्कि मुल्क की शादीशुदा मुस्लिम औरतों के लिए भी ये काफी शर्मनाक है। फिल्म का टीजर 7 जून को रिलीज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने कहा कि उन्होंने आज सुबह यूट्यूब पर फिल्म का टीजर देखा और उन्हें लगता है कि ये काबिल एतराज है। लोकसभा इंतखाबात में बेहतर कारकर्दगी के बाद अब इंडिया इत्तेहाद का जोश 7वें आसमान पर है। आपको बता दें कि इंडिया इत्तेहाद ने इंतखाबात में बीजेपी को अक्सरियत हासिल करने से तो रोका ही, वहीं खुद 235 सीटें जीतकर एनडीए के लिए भी चुनौती पेश की। बता दें, शरद पवार कई दिनों से महाराष्ट्र में अपनी हुकूमत आने की बात कर रहे हैं। इस बीच गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने किसानों और ग्रामीणों के साथ मीटिंग कर फिर हुकूमत की तब्दीली की बात कही। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं हुकूमत की तब्दीली करने वाला हूँ।
लेकिन किसानों की परेशानी के लिए सभी को सड़कों पर उतरना होगा। पुरंदर तालुका में किसानों से बातचीत करते हुए शरद पवार ने कहा कि जब तक हुकूमत नहीं बदलेगी तब तक किसानों के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अजित पवार की क़यादत वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बुध को कहा है कि वो मुसलमानों को तालीम में रिजर्वेशन दिए जाने के मुद्दे की हिमायत करती है। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के बाद ऐसा कहने वाली एनसीपी दूसरी नेशनल पार्टी बन गई है जिसका अलायंस एनडीए के साथ है। अब एनसीपी ने भी इसकी खुलकर मांग की है। एनसीपी के चीफ स्पोक्सपर्सन उमेश पाटिल ने कहा, प्रोग्रेसिव ख्यालात सिर्फ रिजर्वेशन देने के लिए नीतियां बनाने तक सीमित नहीं है। शिव, शाहू, फुले और आम्बेडकर के प्रोग्रेसिव ख्यालात समाज में फिजाई रुख अपनाते हैं। ये बराबरी का नजरिया है। मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देने के हमारे फैसले को हाईकोर्ट ने भी माना था, हालांकि बाद में इस मुद्दे को टाल दिया गया। हम अपनी इस बात पर कायम है कि मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पाकिस्तानी दहशतगर्द मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की दया अर्जी खारिज कर दी है, जिसने दिल्ली के लाल किला पर हमला किया था। आपको बता दें, सदर जमहूरिया मुर्मू ने अपने दौर में दूसरी बार दया अर्जी खारिज की है। कुछ अफसरान ने बताया कि 15 मई को आरिफ की माफ़ी अर्जी हासिल हुई थी, जिसे 27 मई को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा बरकरार रखते हुए कहा कि आरिफ की हिमायत में कोई भी ऐसा सबूत नहीं था जिससे उसके जुर्म की संजीदगी कम होती हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि लाल किले पर हमला मुल्क की एकता और सुरक्षा के लिए सीधा खतरा था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुमेरात को G7 सरबराही इजलास में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो रहे हैं। इस बार G7 सरबराही इजलास का इनेकाद इटली में हो रहा है। इजलास का एहतमाम ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया में दो बड़ी जंग चल रही हैं। यूरोप में एक तरफ रूस यूक्रेन जंग और दूसरी तरफ मिडल ईस्ट में गजा पर इजरायली सेना की कार्रवाई। माना जा रहा है कि G7 में इस बार ये दोनों तनाज़े ही बहस का मौजू रहने वाले हैं। इटली में भारत की एम्बेसडर वाणी राव ने कहा, भारत को आउटरीच मुल्क के तौर से G7 शिखर समिट में दावत दी गई है। भारत के एजेंडे में डिफेंस और समुद्री ताउन के मुद्दे हैं। उन्होंने कहा, रक्षा और सुरक्षा वो अहम सतून हैं जिन्हें हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं। हम अहम टेक्नोलॉजी में ताउन के साथ साथ दोनों ममालिक के रक्षा उद्योगों को जोड़ने और समुद्री ताउन पर भी गौर कर रहे हैं। G7 समिट 13 से 15 जून तक मुनक्किद हो रहा है। G7 के 50वें शिखर समिट का इनकाद इटली के पोर्गो एग्नाजिया रिसोर्ट अपुलिया में हो रहा है। ये जगह साउथ इटली में मौजूद है और सयाह के बीच खासा मशहूर है। अगर इस बार के एजेंडे की बात करें तो शिखर समिट में शामिल होने वाले देश रूस यूक्रेन जंग, इजराइल हमास तनाज़ा, गजा में सीज़फायर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात करने वाले हैं। बीते 9 जून को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने 71 वज़ीरों के साथ हलफ लिया, जिसमें 71 में से 30 वज़ीरों को कैबिनेट का दर्जा दिया गया है और सभी मंत्रियों के बीच मंत्रालयों का बंटवारा भी हो गया है, जिसके बाद सभी ने अपना काम संभाल लिया है। लेकिन इस बीच नए वज़ीरों के पस मंज़र के बारे में नई मालूमात सामने आ रही है। आपको बता दें, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है। मोदी हुकूमत में 71 में से 28 वज़ीर ऐसे हैं जिनके दामन पर दाग लगे हुए हैं, यानी कि इन वज़ीरों के खिलाफ किसी न किसी मामले को लेकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज है। इतना ही नहीं, इनमें 19 वज़ीरों के खिलाफ तो संजीदा मामले दर्ज हैं। आपको बता दें, एडीआर का दावा है कि मरकजी हुकूमत के 28 वज़ीरों के खिलाफ संगीन जुर्म के मामले हैं, जिनमें से 19 पर कत्ल की कोशिश, महिलाओं के खिलाफ जुर्म और नफरत फैलाने वाले तबसरे जैसे संगीन इल्ज़ाम हैं। बीते कई दिनों से सुर्खियों में रहे मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम नीट 2024 को लेकर आज एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, आज नीट यूजी रिजल्ट 2024 मामले में दायर 3 अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें, एनटीए की तरफ से कोर्ट में कहा गया है कि 12 जून को हुई मीटिंग में तलबा का डर दूर करने के लिए कुछ फैसले लिए गए हैं। इसके साथ ही एनटीए ने साफ करते हुए कहा है कि 1563 तलबा के लिए 23 जून को दोबारा एग्जाम होगा। वहीं इस पर मरकजी हुकूमत ने कोर्ट में कहा है कि 10, 11 और 12 तारीख को मीटिंग हुई थी, जिसमें कमेटी ने सिफारिश की है कि 1563 उम्मीदवारों के मार्क्स कैंसिल कर दिए जाएंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पेटिशनर से कहा कि आपकी बात एनटीए ने मान ली है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने नोटिस जारी किया और 2 हफ्ते में जवाब मांगा, जिस पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। रियासी, कठुआ और डोडा में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू पुलिस ने दहशतगर्दों की खोजबीन के लिए दिन रात एक कर दिए हैं। जंगल से लेकर पहाड़ों की चोटी पर पैनी नजर रखी जा रही है, लिहाजा दहशतगर्दों की खोजबीन को लेकर उन्होंने स्केच भी जारी किए हैं। माना जा रहा है कि ये दहशतगर्द डोडा जिले के भद्रवा, ठाथरी, गंढों के ऊपरी इलाकों में एक्टिव है। पुलिस ने इन दहशतगर्दों की जानकारी देने पर इनाम का ऐलान भी किया है। इत्तला देने वाले की शनाख्त खुफिया रखी जाएगी। पुलिस ने अपने एक्स अकाउंट पर इन दहशतगर्द के स्केच जारी किए हैं। हर एक दहशतगर्दों की जानकारी देने पर
5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। यानी अगर चारों दहशतगर्दों की जानकारी कोई पुलिस को देता है तो उसे 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद से बीजेपी और पीएम मोदी की खामोशी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। बुध को कांग्रेस ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन और शांति की बात पर बीजेपी अपने दावों में खोखली साबित हुई है। पिछले 3 दिनों में दहशतगर्दाना हमले से बीजेपी की पोल खुल गई है। पीएम मोदी के इस पूरे मामले पर खामोश रहने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सवाल उठाते हुए कहा कि उनके पास पाकिस्तानी नेताओं को जवाब देने के लिए तो वक्त है, लेकिन दहशतगर्दी हमले की मजम्मत करने के लिए वक्त नहीं है। पवन खेड़ा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन और नॉर्मल हालात की वापसी के भाजपा के खोखले दावों की पोल खुल गई है। भाजपा ने कश्मीर घाटी में इंतखाब लड़ने की भी जहमत नहीं उठाई। ये साबित करता है कि उनका नया कश्मीर मंसूबा पूरी तरह फेल रहा। पवन खेड़ा ने दावा किया है कि पिछले 10 सालों में मोदी हुकूमत की बड़ी बड़ी बातें करने से मुल्क की हिफाजत पर खतरा मंडराया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आतंकी हमलों से आम लोगों को इसके नताइज भुगतने पड़ते हैं। उन्होंने आगे कहा, जब पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी एनडीए सरकार हलफ ले रही थी और कौमी सदर देश का दौरा कर रहे थे, तब भारत को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में एक भयानक और खतरनाक आतंकी हमला झेलना पड़ा। शिवखोरी मंदिर से कटरा जा रहे अकीदतमंदों से भरी बस पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की। इसमें 9 लोगों की जान गई और तकरीबन 33 लोग घायल हुए। उन्होंने आगे कहा कि मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। क्या इन लोगों को वजीर आजम की तरफ से हमदर्दी का एक जुमला भी नहीं मिलना चाहिए था? कुवैत में हुए जबरदस्त आग के वाक़ये में 49 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में मरने वाले लोगों में 30 हिंदुस्तानी हैं। इस हादसे के बाद हिंदुस्तानी हुकूमत ने फ़ौरन कुवैत की हुकूमत से राब्ता किया है और ज़ख्मियों के फ़ौरन इलाज का मुतालबा किया है। वहीं इसी बीच वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कुवैत शहर में आग लगने के हादसे के मद्देनज़र हालात की मालूमात के लिए एक बैठक की सदारत की, जिसमें भारतीय मूल के लोग मुतासिर हुए हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने कुवैत में आग लगने के हादसे में हुई लोगों की मौत पर दुख जताया है। इस दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने परिवारों के लिए हमदर्दी पेश की और उनके जल्द सेहतयाब होने की दुआ की। वहीं पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से हर एक मरने वाले के परिवारों को 2 लाख रुपए की रकम देने का ऐलान किया, जबकि घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया। अरुणाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात में एक तरफा जीत हासिल करने वाली बीजेपी के नेता पेमा खांडू ने आज तीसरी बार सूबे के वजीर आला ओहदे का हलफ लिया है। हलफ बर्दारी के दौरान गवर्नर केटी पटनायक ने वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी कौमी सदर जेपी नड्डा और दीगर कई लीडरान की मौजूदगी में हलफ दिलाया। आपको बता दें, अभी एक दिन पहले ही खांडू को सबकी सहमति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया था, जिसके बाद उन्होंने सूबे में सरकार बनाने का दावा पेश किया था। गौर हो कि बीजेपी आला कमान की तरफ से सेंट्रल सुपरवाइजर अपॉइंट किए गए बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद और तरुण चुग बुध को ईटानगर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई और विधायक दल का नेता चुना, जिसके बाद शाम को खांडू, चुग और कई विधायकों के साथ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक से मुलाकात करने राजभवन पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान सरकार बनाने का दावा पेश किया था, जिसके बाद पेमा खांडू का नाम सीएम ओहदे के लिए फाइनल हुआ। तो वहीं मुल्क की 18वीं पार्लियामेंट के क़याम के बाद आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपना काम संभाल लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुझे दोबारा वजारत दिफा की जिम्मेदारी सौंपी है। हम हिंदुस्तान को और मजबूत बनाना चाहते हैं। हमारा सबसे बड़ा मकसद दिफाई मसनूआत को खुद इन्हिसार बनाना है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। पिछले 5 वर्षों से रक्षा मंत्री के रूप में इस रक्षा मंत्रालय में मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है और ये दोबारा प्रधानमंत्री जी ने यह जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की दी है। मैं समझता हूं कि जो हमारे पहले प्रायोरिटीज थी वही आगे भी हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी और भारत की अभेद्य सुरक्षा और साथ ही साथ भारत की अजेय सेना और हमारे सैनिकों का कल्याण, ये हमारी प्रायोरिटीज में विशेष रूप से। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी 2024 एग्जाम की सुनवाई पर मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का भी बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि अभी जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हुकूमत ने भी उस पर अपना मौक़िफ़ रखा है। हुकूमत उसका सामना करने के लिए और बच्चों को तसल्ली देने के लिए, उनका जवाब देने के लिए उनके साथ खड़ी है। देखिए, एक तो मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामुलिज हुई है। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है।
स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। तो मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। अगले शुमारे में कुछ और ताज़ा खबरों के साथ लौटेंगे। तब तक आप देखते रहें तहजीब टीवी। आदाब।